So hello everyone, here I am Akash Mishra. So I welcome you all to our YouTube channel Physics Revealed. तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। एक शॉट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। जेईई मेंस 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है, एक से ज्यादा दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। एडवांस में तो तीन क्वेश्चन इससे आते हैं मिनिमम, और मेंस में एक से दो सवाल तो आते ही आते हैं। तो देख लीजिए आज हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग वेन डायग्राम कवर करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज ये सब चीज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सैंपल स्पेस एस, ठीक, सैंपल स्पेस एस, ये एक इवेंट ए हो गया, ठीक, ये बी इवेंट हो गया। अब देखिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब रीजन को एक नाम दे देते हैं, ठीक। इस रीजन को 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4th रीजन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोगों को लिखना है एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, इसका क्या मतलब होता है, एटलीस्ट वन अगर, एटलीस्ट वन अगर, या तो ए या बी में से एटलीस्ट कम से कम कोई एक अकर हो, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी, तो इसका कैसे होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये लिखे कैसे फॉर्मूला, इसको देखते हैं। ए रीजन में देखो कौन कौन सा आ रहा है, ए में 1 और 2 रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो 1 प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, ए में। बी में देखो कौन कौन सा रीजन आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3 रीजन आ रहा है, 2 प्लस 3। हम लोग को ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या, ये भी एटलीस्ट वन, कम से कम एक तो अकर हो, तो जोड़ना है तो क्या करें, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 रीजन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3। और हम लोग देख रहे हैं कि जो रीजन 2 है, रीजन 2 है, वो 2 बार आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक रीजन को हटा देंगे, तो माइनस कर देंगे एक बार हम लोग रीजन 2 को। तो देखो पहले रीजन 1 क्या बना, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, और रीजन 2 देखो 2 बार आ रहा है, तो घटा देंगे, ठीक है, एक बार 2। तो देख लीजिए 1 एन ए, ये रीजन 1 है तो एन ए बना, ठीक है, 2 तो एन बी है, और एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी को घटाएं, रीजन 2 देखिए 2 बार आ रहा था, उसको घटा दिए, और रीजन 3 हमारा क्या है, एन बी है, तो उससे हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब इसी में क्या करते हैं, जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है तो टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं। टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जैसे कि एन ऑफ एस से सब पे डिवाइड कर दो, तो एन ऑफ एस सब पे, यहाँ पे भी एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, ये भी एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो। तो ए एन ऑफ ए यूनियन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एटलीस्ट वन ए और बी, ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे लिखते पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा पहला आ गया, एटलीस्ट ए और बी में से कोई अकर करे, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोग क्या कर लिए कि एटलीस्ट ए और बी अकर हो जाए, ठीक है। अब एक कंडीशन क्या आएगी कि दोनों ही अकर हो। दोनों अकर करने की कौन सा रीजन आ रहा है, रीजन 2 आ रहा है कि नहीं, तो दोनों अकर करने का मतलब जब बोला तो हमें क्या पूछा, सिंपली पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ऐसे सिंपली भाषा में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यह दोनों में अकर कर रहा है, ए में भी अकर कर रहा है, बी में भी अकर कर रहा है। तो जब ये बोला जाए कि दोनों अकर करें तो कौन सा रीजन की बात चलती है, रीजन 2, और ये हमारा रीजन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, एग्जैक्टली 1 ए और बी, मतलब दोनों में से कोई एक चीज अकर करे। मान लेते हैं कि हमें बी वाला देखना है कि बी सिर्फ अकर करे, तो बी अकर करने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को बस ये 3 वाला अगर करें, और 2 वाला तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि 2 वाले में आप देख रहे हैं कि ए का भी हिस्सा है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, तो ये चीज हमें
घटानी पड़ जाएगी। तो बस ये 3 पार्ट में से 2 को घटा दें। तो ये लिखा कैसे जाएगा, देख लीजिए पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। तो देख लीजिए पी ऑफ बी में से घटा दें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बस ऐसे हो जाएगा अपना। तो अब हमें क्या देखना है कि ए और बी यह दोनों अकर ना करें, ये दोनों अकर ना करें। तो अब आप देख रहे हैं अगर ए और बी नहीं अकर करेगा तो हमारा अकर क्या करेगा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये अकर करेगा, ठीक है ना, यही चीज तो अकर करेगी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, आप देख लीजिए ये सेक्शन को टोटल सैंपल स्पेस से हटा देना है। तो टोटल सैंपल स्पेस से क्या हटाएंगे, ए यूनियन बी, बस यही तो हटा रहे हैं। तो बस देख लीजिए अब हमें जैसे कि एन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन ऑफ एस माइनस ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी, इसको हटाएं। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करें तो करें बस टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देना है। क्या करें, इसी स्टेप पे एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, एन ऑफ एस एन ऑफ एस एन ऑफ एस से डिवाइड हो गया। अब हमारा ये क्या बन गया, P ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये अपना ये क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी जिसमें कि ए और बी दोनों अकर ना करें, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जैसे कि ये अपना क्या हो गया, पूरा सैंपल स्पेस हो गया, एक इवेंट ए हो गया और एक इवेंट बी हो गया, ठीक है। ए और बी इवेंट में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि हम लोग अगर करें से पी ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या 0 आ रहा है, देख रहे कोई कॉमन हिस्सा आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है। तो इस वजह से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे हमारा P, तो फिर हमारा वो फॉर्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया गया होगा तो पी ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के, क्यों, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो हमारा पी ए यूनियन बी सिंपली अपना लिख देंगे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। अब ऐसे ही करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है उसको बस सिंपली समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ये कुछ दिया गया ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये आपके कुछ इवेंट है 1 2 3 4 5 6 और ये इसको पूरे को सैंपल स्पेस कहते हैं। इन सबका प्रोबेबिलिटी P ऑफ 1 P ऑफ 2 P ऑफ 3 P ऑफ 4 P ऑफ 5 P ऑफ 6 इन सब को जोड़ेंगे तो वो नेट सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। इस तरीके के इवेंट को क्या कहता है, एग्जॉस्टिव इवेंट कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग वेन डायग्राम से आसान भाषा में समझते हैं कि है क्या, ठीक है। तो अब देखिए P ऑफ A बाय B कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A जबकि B अकर हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा B अकर हो चुका है तो हमारा सैंपल स्पेस हुआ क्या, ये भाग हुआ तो मतलब B। अब हमारा सैंपल स्पेस ये पूरा चीज नहीं है, सिर्फ क्या है B, उसमें से भी B अकर हो गया है, A को अकर होना है। तो हम लोग कौन सा वाला हिस्सा लेंगे जो कि A और B का कॉमन वाला होगा। तो कॉमन कौन सा हिस्सा है हमारा, यही हिस्सा तो कॉमन है। तो अब हमारा सैंपल स्पेस देखिए क्या हो गया, बताया था ना, सैंपल स्पेस हमारा B हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस है तो ये नीचे आ गया। अब B अकर हो चुका है, A को अकर होना है, तो ये कौन सा हिस्सा आएगा, ये रीजन 2। और ये कौन सा हिस्सा है, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। तो बस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक। अब हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा सैंपल स्पेस से कुछ दिया गया है 1 से लेके 10 तक तुम्हारा नंबर लिखा हुआ, ठीक। और एक इवेंट मान लेते हैं कुछ B इवेंट क्या दिया गया है कि ये इवेंट नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर। और ए इवेंट क्या तुमसे पूछ रहा है कि ऐसा नंबर बताना है जो कि 4 से डिविजिबल हो। अब
हमारी बात ये भी आ जाती है 4 से डिविजिबल है तो इवन नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए, या फिर ऐसा कुछ मान लीजिए जैसे कि आपको 3 दे दिया गया, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल होने को में क्या बोल रहा है, ये कंडीशन बोल रहा है कि ऐसे नंबर, ऐसा इवेंट जो कि इवन भी हो और 3 से डिविजिबल भी हो। तो अब हम लोग यहां से छाट लेते हैं, तो इवन नंबर इसमें क्या कहा जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ए क्या है, डिविजिबल बाय 3 वाले नंबर। तो देख लें 1 से 10 में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 6 9। परंतु अब हम सवाल में क्या पूछा जाएगा कि ऐसे नंबर बताने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो और इवन नंबर हो। तो देख रहे हैं हमारा कॉमन पार्ट क्या है, सिर्फ यही 6 आ गया। तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी वाला जो लिखेंगे क्या होगा, ये 6 है तो 1 आ गया, तो 1/10, ठीक। और ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमारा 1/2। बस अपना सिंपली यहाँ पे देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो यही छोटी चीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे भी जेईई मेंस में कहते हैं बहुत सवाल आते हैं हर साल 5। अब हम लोग देखते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब देखिए यहां पे हमने लिख दिया और बीच में, ठीक है। और मतलब क्या, या तो एडिशन हम पढ़ाएंगे या तो मल्टीप्लिकेशन। जब परंतु अगर हम यहाँ एंड लगा देते तो देखो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ही अगर होगा, तो यही चीज बिल्कुल सिंपल, यही फंडा अभी इसमें लगने वाला है, ठीक। और इतना चीज याद रखिए, एडिशन माने और मल्टीप्लिकेशन माने एंड, ठीक है। और माने कि या तो ये, जैसे कि हम लोग इस पे आ जाते हैं, ये अपना दिया गया है एक इवेंट ए और बी, ठीक है। इसमें हमसे बोला जाए कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करना, तो क्या है और माने या तो हमारा ये चीज हो जाए, ए हो जाए, और या तो बी हो जाए, परंतु या दोनों ना हो। तो इनमें से कौन सा रीजन हटाना है, हम लोगों को ये चीज हटा देनी है। तो बस सिंपली हम लोग को लिखना क्या क्या रीजन है, ये रीजन उसमें से ये रीजन बस घटा देना है। तो अपना सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, P ऑफ A कर दो प्लस P ऑफ B, उसमें से ये जो पार्ट है जो कि साइमल्टेनियस दोनों चीज अकर कर देना, ठीक है, उसको घटा देना है। और यही हमारा क्या था, P ऑफ A यूनियन B। फिर अब एक केस ये भी सिंपल ही आ जाए कि इनमें से कोई चीज कॉमन ही ना हो, माने कि ये वाला चीज, ठीक है। तो इसमें जब कोई इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही नहीं रहेगा तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो बस हम लोग तब क्या लिख देंगे, पी ए यूनियन बी, सिंपली पी ए प्लस पी बी, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, तब अपना ये चीज लागू हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या देंगे, एंड ये भी हो और ये भी हो। अब यहां मतलब ये भी ए वाला भी हो और बी वाला भी हो एक साथ, तो इसमें कौन सा हिस्सा पूछ रहा है हमसे, ये वाला पार्ट पूछ रहा है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में एंड पूछ रहा है कि यह दोनों चीज अकर करे। तो हमें क्या करना होगा, एक मिनट मिटाते हैं, यहां पूछ रहा है तो अब हमें क्या लिखना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, ये चीज लिखना था। तो हमें बस जब भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आ जाए तो A इंटरसेक्शन B बताना होता है कि ये भी। इसको और भी हम लोग कैसे लिख सकते थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में B, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहाँ से A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा, P ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये अपना सिंपल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि क्या कह दिया, जो E1 E2 En तक जो इवेंट है, ये सब कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब कि इनमें कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं, मतलब P E1 इंटरसेक्शन E2 लेंगे पेयर वाइज तो वो 5 आएगा, ठीक। और
हमारा क्या दिया गया कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन सा, कि मतलब E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 EK माइनस 1 EN इन सबको जोड़ेंगे तो सैंपल स्पेस के इक्वल आएगा। और ए में क्या है, कोई एक इवेंट है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देख रहे जो ए है, एक का कुछ हिस्सा E1 में आ रहा है, EK माइनस 1 में आ रहा है, EN में आ रहा है, E3 में, ऐसे ही सब में कुछ कुछ हिस्सा है। तो हमें बस क्या करना है, इसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लिखना है। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जनरलाइज लिख लेते हैं। तो P ऑफ A इक्वल टू सिग्मा K इक्वल टू 1 से लेके N P ऑफ A इंटरसेक्शन ऑफ E K। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गए। ठीक है, अब हमें अगर बुकिश वाली इक्वेशन देखनी तो बुकिश में क्या थी, बस सिंपली हमें क्या करना है, वहां पे इंटरसेक्शन बोला गया था। तो बुकिश अगर इक्वेशन लिखनी है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दे दिया था हमें इंटरसेक्शन की जरूरत है, तो यहाँ पे P ऑफ A बाई EK इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन EK अपॉन में P ऑफ EK। बस इसको क्या करेंगे, यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EK इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में EK इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन EK। पर इसी को क्या करते हैं, इस चीज वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देते हैं, तो हमारी बुकिश वाली इक्वेशन बन जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की। ठीक है, अगर वो देखना है तो क्या करें, बस इस चीज को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा P ऑफ A जो आ जाएगा सिग्मा K इक्वल टू 1 से N प्रोबेबिलिटी ऑफ EK इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में EK। मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग A व्हेन E ऑफ K अकर्ड। तो ये चीज हो चुकी है, उसमें से A हमें लिखना है। ठीक है, यही हमारा सिंपली क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब हम लोग देखते हैं बेस थ्योरम। अब हम लोग बेस थ्योरम देखते हैं। बेस थ्योरम क्या है, बस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब तक क्या था कि हमें ये नहीं मालूम था कि वो किस पाथ से होके जाता है, परंतु बेस थ्योरम में हमें बता देगा कि जैसे कि हम लोग एक दो डब्बा ले लिए हैं। ठीक है, इसमें 5 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं, इसमें भी कुछ 4 रेड बॉल हैं, 3 ग्रीन बॉल हैं। अब उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों को रेड बॉल मिले। ठीक है, तो रेड बॉल हम लोग को देखो फर्स्ट बॉक्स से भी मिल सकता है और सेकंड बॉक्स में भी मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो जाएगी। परंतु अब हमसे बेस थ्योरम में क्या पूछेगा कि हमें रेड बॉल मिले और वो भी किससे हो, फर्स्ट बॉक्स से। तो हमें अब क्या मालूम पड़ गया कि जो रेड बॉल है वो हमारा कहां से आ रही है, फर्स्ट बॉक्स से आ रही है। तो ये बेस थ्योरम हो जाती है। और टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या, आपसे सिंपल ही पूछ दिया कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमें ये नहीं पता कि वो किससे निकलेगा। तो बस अपना बेस थ्योरम में क्या करना होता है, जैसे कि आपको लिख रहा है, ठीक, मान लो कोई सैंपल स्पेस ए, वही सिर्फ अपनी सारी चीजें सिंपल, मतलब ए हो बोल दिया गया कि किसी एक पाथ से ई के से अकर हो रहा है। ठीक है, तो P ऑफ ई के इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई के डिवाइडेड बाय P ऑफ ए। मतलब क्या, P ऑफ ए क्या है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में नहीं, जैसे कि हम लोग यही एग्जांपल लिए थे कि 5 रेड 3 ग्रीन और 4 रेड 3 ग्रीन में, तो नीचे क्या रखेंगे हम लोग, ये टोटल सम कि वो पहले बॉक्स से भी निकले और दूसरे से भी। तो बस अपना क्या, सिंपली ये फॉर्मूला लगा P ऑफ E बाई ई के इज P ऑफ ए इंटू, इसमें क्या हमें पाथ मालूम पड़ गया है किससे अकर हो रहा है। ऐसे ही हमारा क्या, ये जो एग्जांपल था इससे हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हमें क्या बता दिया कि बॉल रेड है और वो भी फर्स्ट बॉक्स से निकाली जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या, बेस थ्योरम हो जाती है। वही टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोल रहा है, सिंपली आपसे बोलेगा कि हमें रेड बॉल चाहिए, वो उससे कोई मतलब नहीं कि फर्स्ट से आए चाहे सेकंड से आए। ठीक है, तो यही अपना सिंपली बेस थ्योरम होता है और ये फॉर्मूला होता है। अभी इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है कि एक हम अपना रैंडम वेरिएबल
कुछ x डिफाइन कर लेते हैं, एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर लेते हैं, उसी की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब जैसे कि क्या होता है, एक बॉक्स ले लेते हैं, तो 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल हैं, ठीक है। अब हमारा रैंडम वेरिएबल x है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा एक भी रेड बॉल ना आए, x किसका, तो एक भी रेड बॉल ना आए तो 0 रेड बॉल। तो x हमारे यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड बॉल वाले को, ठीक। तो 0 रेड बॉल माने कि सारे कैसे हो, ग्रीन हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारा ये 0, अब हमारे बोल दिया जाए कि एक बॉल, ठीक है, एक बॉल में एक रेड बॉल आए, तो एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, 5/8। तो ऐसे ही हमें कहते हैं करना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक। और इसमें कहते हैं हमें सिंपली मीन, वेरिएंस, ये सब क्या होता है ये जानना पड़ता है। तो मीन क्या हो जाता है, सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, ठीक है, ये क्या हो जाता है पी आई इंटू एक्स आई, इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, स्क्वायर इक्वल टू में सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा मीन और वेरिएंस। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, याद रखना। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा 1 आता है, ठीक? ये प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पे, ठीक। तो अब हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, आउटकम को हम लोग एक सक्सेस मानते हैं और दूसरे को फेलियर मानते हैं, ठीक है। मान लेते सक्सेस को P से डिनोट करते हैं, फेलियर को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे कि एक कॉइन उछाला गया, उसमें हमसे कहते हैं हेड को सक्सेस हो गया और टेल जो हो गया हमारा वो फेलियर हो गया, ठीक। और N जो होता है ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट डन, मतलब कि जैसे कि कॉइन है, कॉइन को एक बार उछाला, 2 बार उछाला, 10 बार उछाला, 1000 बार उछाला, तो वो जो जितनी बार उछाला उसी को n बोला जाता है। वही कहता है जितनी बार हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कैसे थे, b ऑफ n, p। तो मतलब कि इसको क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट n बार हुआ, उसमें से सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, n c r, ठीक है। मतलब r क्या होता है कि उस नंबर पे कितने बार होगा, ठीक है। और p टू द पावर r, q टू द पावर n माइनस r, ठीक है। और एक सिंपल बात ये तो हमें मालूम है कि ये सक्सेस की है, फेलियर की है, तो p प्लस q हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी हमें मीन और वेरिएंस, मीन म्यू और वेरिएंस मालूम होना चाहिए, तो ये सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएंस जो होता है वो n p q होता है और मीन जो होता है वो n p होता है, ठीक है। तो बस इसके लिए इतना ही। और अब हम लोग कहते हैं कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया कि एक अर्न है, मतलब वही बॉक्स है, इसमें 5 आपके रेड बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं, और क्या बोला, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन अ रेड बॉल इज एडेड। अगर हम लोग इसमें से रेड बॉल निकालते हैं तो रिप्लेस किससे करते हैं, ग्रीन से, ठीक। हम लोग सिर्फ सिंपल डेटा लिख ले रहे हैं, और वहीं अगर ग्रीन निकालते हैं तो उसको रेड से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, देन अ ग्रीन बॉल इज एडेड, द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न। तो वही बोल रहा है कि ओरिजिनल बॉल जो रेड निकालते हैं तो रेड नहीं डालते, ग्रीन डाल देते हैं। नाउ अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो हमसे क्या बोल रहा है कि एक पहले बॉल निकाल चुकी है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो सेकंड बॉल, जो दूसरी बॉल निकाले वो क्या हो, रेड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल तरीका हम आपको ट्री डायग्राम वाले मेथड से बता देते हैं कि मान लो पहले में हम लोग रेड चूज किए और ग्रीन चूज किए, तो पहले रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/7, ठीक। और दूसरे में ग्रीन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7।
अब देखो जब हमने पहली बार में रेड चूज कर लिया तो हमें डालना क्या पड़ेगा, ग्रीन बॉल। तो अब इधर केस बना लेते हैं, जब रेड निकाल लिया तो ग्रीन बॉल डाला तो क्या हो जाएगा, 4 रेड हो जाएगा और 3 ग्रीन बॉल हो जाएंगी, है कि नहीं। तो ये केस हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि अब ग्रीन बॉल डाले, हम लोग क्या डालें, ग्रीन बॉल उठा लिए हैं। तो ग्रीन बॉल जब उठाएं तो डालेंगे कौन सा, रेड बॉल डालेंगे ना। तो पहले 5 रेड था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 रेड हो जाएंगे और 1 ग्रीन हो जाएगा। फिर हमसे क्या बोला कि जो सेकंड बार में जब हम लोग निकालें तो रेड बॉल सेकंड बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जा रही है। तो ये सिंपल सवाल अपना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है। पहले तो हमें क्या, पहले हम लोग एक प्रोबेबिलिटी पी मान लेते हैं जिसको फाइंड करना है। पहले मान लेते हैं हम लोगों ने रेड बॉल सिलेक्ट निकाली पहले टाइम पे, तो 5/7 रेड बॉल सिलेक्ट करने की 5/7, ठीक है। जब रेड निकाल ली फिर उसके बाद हमें रेड बॉल की पूछ रहा है तो रेड बॉल फिर सेकंड टाइम में हमारी क्या होगी, 4/7 होगी रेड निकालने की, क्योंकि 4 रेड हुआ 3 ग्रीन हुआ, तो बस 4/7। फिर अब हमें प्लस करना है कि मान लो अगर हम लोग पहली बार में रेड ना निकाले होते, ग्रीन निकाले होते, ठीक है, तो ग्रीन निकालने पहली बार प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7, और ग्रीन निकाले परंतु दूसरी बार में रेड का चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, 6 रेड, क्योंकि 6 बॉल है, 6/7। अब सिंपली अपना हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये P = 20 + 12 अपॉन में 49, तो ये कितना आ जाएगा, 32 अपॉन में 49 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, अभी जाके बंद करो। और देखिए फिर अब जेईई मेंस 2020 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि P ऑफ A जो दिया गया है वो आपको 1/3 दिया गया है, P ऑफ B जो दिया गया है वो 1/6 दिया गया, और सिंपली क्या दे दिया है कि A एंड B जो है आपका वो कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो उसमें ऑप्शंस हमारे क्या क्या दिए गए हैं कि P ऑफ A/B हमें बताना है, दूसरे में P ऑफ A/B डैश, तीसरे में हमारा क्या है P ऑफ A/B डैश, चौथे में भी P ऑफ A/B, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, 1/6, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे कुछ आपके दी गई 2/3, और यहाँ पे आपके दिया गया है 5/6। तो सिंपली आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A व्हेन B अकर्ड, और या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A जब B वाला नहीं हुआ, ठीक है ना, B डैश पूछा। तो अब हमें क्या करना है, देखिए A और B हमारा कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये बात बहुत ध्यान देने, नोट करने वाली बात है, A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो देखिए P ऑफ A की वैल्यू दी थी 1/3, इंटू में P ऑफ B कितना था, 1/6। तो बस अब हमें P ऑफ A/B पूछा गया था, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, P ऑफ A/B, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/18, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना, 1/6, तो ये से 3, तो 1/3। तो पहला ऑप्शन PA/B क्या, 1/3 नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं है, और चौथा ऑप्शन भी अपना नहीं है। तो बस हमारा क्या, दूसरे और तीसरे में से कुछ करेक्ट हो सकता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। तो अब देखिए यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B पता है, क्योंकि यहाँ B डैश की बातें चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे B डैश। तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश निकालना। तो क्या कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो कितना आ जाएगा, 5/6। तो ऐसे P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश क्या लिख देंगे, P ऑफ A इंटू में P ऑफ B डैश। तो यहाँ पे सिंपली पुट कर देते 1/3 इंटू में 5/6, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, P ऑफ A/B डैश। तो बस सिंपली इसका इंटरसेक्शन लिखते हैं, तो 5/18 अपॉन P ऑफ B डैश, तो ये 5/6, तो ये से ये 3 गया, 5 से 5 गया, तो P ऑफ A/B डैश जो आ रहा है वो 1/3 आ रहा है। तो हमारा कौन सा, सेकंड ऑप्शन
मैच करके। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, तो इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग को ज्यादा टफ नहीं करने हैं। और एंड में हम डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हम लोगों ने पीडीएफ भी दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, 10 से 15 क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो पे।